Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we will discuss some important questions for upcoming exam of UGC नेट इकोनॉमिक्स। और इनमें से कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी नेट के पेपर में आए हुए हैं। सो आप लोगों ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है ताकि इन फ्यूचर अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन रेपिटेटिव फॉर्म में आता है तो आप लोग उसको बिल्कुल ठीक तरह से आंसर कर पाओ। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बहुत से दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, सो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ने में। तो हम लोगों ने उनकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हिंदी में भी जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में लेकर आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ राइज मे बी कॉज बाय, कि इनमें से किस किस कारण की वजह से जो प्राइस लेवल है वो बढ़ सकता है। सो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन इज दैट एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इसलिए। सेकंड इज अ डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, अगर हमारी आउटपुट कम हो रही है यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कम हो रही है तो उसकी वजह से। थर्ड इज दैट एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, अगर इफेक्टिव डिमांड में इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से। सो इसके कोड्स हैं ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो हिंदी में ये है कि सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्न में से किन कारणों से हो सकती है, जैसे कि द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, थर्ड है प्रभावी मांग में वृद्धि, और नीचे दिए गए कोड्स आपने चूज कर लेने हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो क्या बोला गया है कि प्राइस में क्या होगा, इंक्रीज। सो हमारा प्राइस तब इंक्रीज करेगा अगर हमारी मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ती है, तो उसके वजह से लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है, उससे भी प्राइस बढ़ेगा। अगर हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से भी जो हमारा प्राइस है वो बढ़ेगा। और अगर इफ़ेक्टिव डिमांड में इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से भी हमारा जो प्राइस लेवल है वो बढ़ेगा। सो इस वजह से ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। सो इसलिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप लोगों ने ये स्टेटमेंट्स देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, यानी कि इन्फ्लेशन होने की वजह से यानी कि प्राइसेस के बढ़ने की वजह से जिन व्यक्तियों ने कर्ज लिया है उनको बेनिफिट होगा। और सेकंड ये है कि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड, यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसके वजह से जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। सो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर नाइदर फर्स्ट एंड नॉर सेकंड। सो हिंदी में ये है कि मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है और मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। सो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि हमारे जो जनरल प्राइस लेवल हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि हमारी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे। तो सपोज कीजिए कि आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है थाउजेंड रुपीज़ आपने अपने किसी फ्रेंड से उधार लिए हुए हैं और इन्फ्लेशन आ गई है। सो इन्फ्लेशन की वजह से पहले जो चीज़ आपको मिल रही थी 10 रुपीज़ की, अब वो आपको मिल रही है 20 रुपीज़ की। सो इसकी वजह से जिन व्यक्तियों ने ऋण लिया है यानी कि जो डेटर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले जब आपके फ्रेंड ने आपसे 1000 रुपीज़ लिया था उससे आप लोग 10 रुपीज़ में उस चीज़ को ख़रीदते थे, लेकिन जब वो आपको पैसे रिटर्न करेगा तो अब आप लोगों को वो जो चीज़ है वो महंगी मिलेगी, यानी कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज आप लोग पहले उस मनी से परचेज़ कर रहे थे, अब वैल्यू ऑफ मनी के गिरने की वजह से आप लोग उससे कम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ कर पाओगे। सो इसके वजह से जो डेटर्स हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है उनको बेनिफिट होगा।
और नेक्स्ट ये है इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर। सो बॉन्ड होल्डर को इन्फ्लेशन की वजह से बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उनको रेट ऑफ रिटर्न जो मिलती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बॉन्ड के ऊपर, वो फिक्स्ड रहता है। सपोज कि जब व्यक्ति ने बॉन्ड लिया था तो उसे 8% पे मिला, तो उसकी वजह से उसको उल्टा नुकसान होगा, उसको इन्फ्लेशन से नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि पहले उतने पैसे में जितने गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज कर सकता था, अब उससे कम गुड्स एंड सर्विसेज उसको मिलेंगी। सो इसलिए इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ जो डेटर है उसको फ़ायदा होगा, जो बॉन्ड होल्डर है उसको किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। सो इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? द मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, ओनली एक्सपोर्ट्स टेक प्लेस, और नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। सो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है या फिर ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। सो क्लोज्ड इकोनॉमी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होता, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमी में नहीं होता। सो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, छुपी हुई बेरोजगारी का क्या अर्थ है? सो हमारे ऑप्शंस हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, कि बहुत से लोगों को काम ही नहीं मिलता, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ ज़ीरो, और प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज़ लो। सो यहाँ पे है कि लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि यानी कि जितने व्यक्ति हम लोगों को चाहिए हैं काम करने के लिए, उससे ज़्यादा लोग हमारे पास काम कर रहे हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक खेत में अगर 10 व्यक्ति काम करने के योग्य थे, यानी कि 10 व्यक्ति जो थे उस खेत में काम कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे 20 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, यानी कि ये वाले जो लोग हैं इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये जो 10 लोग हैं ना एक्स्ट्रा, ये है डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इनका प्रोडक्टिविटी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सो इसलिए इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है इनकी है ज़ीरो, यानी कि प्रोडक्टिविटी में इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो इसलिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ ज़ीरो, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर्स की क्या होती है? ज़ीरो, यानी कि उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन ही होता प्रोडक्शन में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज दैट द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड इज इक्वल्स टू, यानी कि नेशनल इनकम कंट्री की किसके इक्वल होती है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, और मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। और यहाँ पे हिंदी में है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग बराबर होगी, सभी व्यक्तियों की व्यक्तिक आय के योग के बराबर होगी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। सो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड इज इक्वल्स टू दी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल, यानी कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं। सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year. So this was all about today's video. Thanks for watching.